हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ज्योग्राफी का क्लास 10 है जो वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लास 6 चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आपका बचा हुआ था, तो आज हम वो देखने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि दृष्टि द विज़न की ये बुक है। एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन आपका करवाया जाता है, जिसमें आपको पूरी एनसीईआरटी जो बुक है वो आपको कंप्लीट कराई जाती है प्रश्नों के माध्यम से। तो यहाँ पे ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और इसका हमने जो है यह पूरा बुक है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्लास 6 को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सभी चीज़ों को मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ हमने समझा है। क्लास 6 से ज़रूर देखिएगा क्योंकि क्लास 6 से आपका बेस जो है वो मजबूत होता है। बाद में फिर एकदम हार्ड वाले प्रश्न करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा और चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आपको याद नहीं होगा। तो क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करना, आपको कॉन्सेप्ट को भी समझना है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्लास 6 से जो है देखना होगा। और यहाँ पे सभी चैप्टर्स लगे हुए हैं, सभी चैप्टर्स से आपको प्रश्न करवाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विश्व भूगोल को भी हमने देखा है, जो विश्व भूगोल से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये आपका क्लास 6 से संबंधित था, ये हमने पूरा कंप्लीट किया। क्लास 7 हमने पूरा कंप्लीट किया है। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण नाम की ये पुस्तक है और इसमें लगे जितने भी टॉपिक हैं ये सब से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी एक अच्छा वेटेज रखता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप अगर बात करें 1 to 5 की तो इसमें लगभग आपका 25 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। और 6 से लेके 12 तक आपका 40 मार्क्स का आता है जीके जीएस, जिसके अंदर ये लगभग 8 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। तो एक बहुत अच्छा वेटेज है और यहीं से आपका सारा प्रश्न देखने को मिलता है। आपको एनसीईआरटी से बाहर सारे कोई भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, बार बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आपके लिए मोर देन इनफ है। बस आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये हमने तो पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा है, और इसी कन्फ्यूज़न में गलत हो जाता है। तो आपके पास समय है, अच्छे से चीज़ों को बार बार देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। और अगर आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप इसका क्या कहते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसका नोट्स बना लीजिए। मैं आपको डे 1 से बोल रही हूँ, जब से मैं स्टार्ट की हूँ ये वाला सीरीज़ आपका, तब से मैं बोल रही हूँ आपको कि नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पूरा चैप्टर वाइज आप इसका नोट्स बना सकते हैं, क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का, इस प्रकार से। तो आपको उम्मीद है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं शुरू से, वो सभी जो है यहाँ पे नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। और अगर आप नोट्स अभी भी नहीं बना पाए हैं तो देखिए, कम से कम क्लास 9 और क्लास 10 का तो आपको बना ही लेना चाहिए, क्योंकि सारे ही चैप्टर्स को वहाँ इंक्लूड किया गया है और बहुत अच्छे से वहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कराया गया है, ठीक है। तो हमने जो है क्लास 6 देख लिया, क्लास 7 देख लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका विश्व भूगोल में आपका उत्तर अमेरिका, यूरोप, ये सारे प्रश्न यहाँ से करवाए गए हैं। क्लास 8 आप देख सकते हैं सभी कुछ करवाया गया है। यहाँ पे एशिया पूरा आपका जो है महाद्वीप यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और विश्व की बात करें तो। और यहाँ पे देखिए, क्लास 9 और क्लास 11 का संयुक्त रूप से ये बुक है आपका। क्लास 9 का बुक है ये, और ये वाला क्लास 11 का बुक है। दोनों का जो टॉपिक है यहाँ पे सेम है, और इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन की मात्रा है वो ज़्यादा है। तो क्लास 9 का अगर आप देखते हैं ना, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये 6 ही चैप्टर हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही प्रश्न आपके बनते हैं, सभी टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और हम क्लास 10 पे पहुँच चुके हैं। क्लास 10 में हमने संसाधन एवं विकास को कर लिया है, वन एवं वन्यजीव संसाधन से कर लिया है, जल संसाधन से कर लिया है, कृषि कर लिया है, और खनिज तथा ऊर्जा संसाधन हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम देखेंगे विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। यहाँ से भी प्रश्न आपके देखने को मिले हैं बीपीएससी में। तो कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और खुद से भी आकलन कर पाइएगा कि कितने मार्क्स आपके सही हो रहे हैं, कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, पर जितने हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ये नहीं रहेगी, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये सभी डिटेल्स आपको देना ज़रूरी था, जो भी नए हैं, जो नए जुड़े हैं उनके लिए। तो यहाँ पे जो इसका प्लेलिस्ट है, इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप जाके लिंक पे जा सकते हैं, और पूरा आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक ज़रूर देख लेना चाहिए। तो इससे आपको जो है सब कुछ जो है ज्योग्राफी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है आपको अब इधर ये सब देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो है आपके इस प्रकार के प्रश्न आपके बीपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। जनरल पेपर की अगर मैं बात करूँ
जनरल जनरल पेपर की बात करूँ तो जीके जीएस में आपका यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, इसीलिए 11 यहाँ पे 12 की जो नई पुस्तकें आई हैं एनसीईआरटी को, उसको करने का आपका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है आपके थ्योरिकल क्वेश्चन हैं, थ्योरम वगैरह है यहाँ पे एक तरह से, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप चला जाएगा फिर, और इतना डीप आपसे जनरल पेपर में नहीं पूछेगा। तो ठीक है, चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्लास 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लास 10 में हम यहाँ पे विनिर्माण उद्योग के चैप्टर 6 पे पहुँच चुके हैं, और यहीं पे हम आज प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर 6 हमारा स्टार्ट हो चुका है, पूरा बीपीएससी के जीके जीएस के लिए, और हिंदी वाले पार्ट के जितने भी हिंदी के भी विद्यार्थी होंगे जो टीजीटी पीजीटी हिंदी कर रहे होंगे तैयारी, वो मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैं आपको हर एक लेवल पे तैयारी करवा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। और यहाँ पे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको जो है रोज़ अब से मई जून और आगे का वैसे नीड नहीं है, जितना मैंने एग्ज़ाम के पैटर्न को देखा है और समझा है, मुझे लगता है कि करंट अफेयर आपका बहुत रिसेंट वाला पूछता है, तो इसीलिए आपको करंट अफेयर भी दिया जा रहा है टेलीग्राम पे, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो करंट अफेयर की कोई सीमा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ें। अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया तो इसके लिए आप कुछ खास बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे तो फिर इसकी कोई सीमा नहीं है। तो मैं टेलीग्राम पे आपको देती हूँ रोज़ डेली वाइज, ये डेली वाइज आप एक बार देख लेंगे तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको कुछ ना कुछ क्विज़ के माध्यम से कराए जाते हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह होती है वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही देती हूँ, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। इसलिए चैनल पे जो भी नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तभी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। और एनसीईआरटी से बेहतर कुछ भी नहीं है, तो इसको आप पहले कर लीजिए, बुक पढ़िए, बुक पढ़ के आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। अगर आप बुक नहीं भी पढ़ पा रहे तो भी आपको सारे फैक्ट्स यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से दिए गए हैं, तो आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो एग्ज़ाम वर्दी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। उद्योगों की स्थापना को जब भी प्रभावित वाले प्रश्न हैं जो कि आपके मृदा से पूछे जाते हैं या फिर कृषि से पूछे जाते हैं, यहाँ पे देखिए उद्योग से भी पूछा गया है, और ये कारक आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है। तो उद्योग के स्थान पे आपका देखें तो क्या हो जाएगा, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, ऊर्जा के साधन, बाजार। तो ये चारों ही इम्पॉर्टेंट है, इस चारों के बिना आपका उद्योग नहीं हो सकता स्थापित, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आप नोट डाउन कर सकें। उद्योगों की स्थापना संभवतः जटिल है। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, ऊर्जा के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध होते हैं तथा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से ये इसको प्रभावित करता है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, पूरा क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ भी आपके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए कोई नहीं, हम पहले स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूहन बचत एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स को परिभाषित करता है। बताएंगे कौन सा यहाँ पे आपका सही होगा। समूहन बचत को यहाँ पे कौन जो है डिफाइन करता है। सुदूर पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण, उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण, समूहन बचत की बात की जा रही है, तो आपका सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आपका समूहन बचत कहलाता है। तो इसको हम अच्छे से थोड़ा एक बार देख लेते हैं
कि क्या इसके बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए, नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित होकर कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहते हैं। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा उद्योग समूहन स्थापित हो जाता है। तो सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं से लाभान्वित होने के लिए जो है उद्योग जो है नगर के आसपास केंद्रित हो जाते हैं, बस जाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, समूहन बचत कहलाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पटसन उद्योग से है। तो उद्योग से प्रश्न आपका बहुत बनता है, तो ध्यान से समझेंगे सारे प्रश्नों को। ज़्यादा नहीं है, मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन बहुत कम है, जितने भी है लिमिटेड है, जितनी बातें बताई गई है उसको आपको इतने क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा दिया गया है। तो पटसन उद्योग के संबंध में आपको सही कथन बताना है। तो भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पहला तो ये कथन आपका सही है या गलत, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सही कथन आपका दिया गया है कि पटसन जो है ये भारत और पटसन द्वारा निर्मित जो सामान है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। और भारत में पटसन उद्योग का अधिकांश भाग हुगली नदी के तट पर विकसित हुआ। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बातें आपकी सही बोली गई हैं। अब देखिए, भारत में पटसन से संबंधित जो भी आपके फैक्ट हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। ठीक है। तो निर्यातक में दूसरे नंबर पे है, याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाए, उत्पादक पूछा जाएगा तो भारत नंबर 1 पे है, और निर्यातक पूछा जाएगा तो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, बांग्लादेश। ठीक है। भारत में अधिकांश पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्नलिखित कारण हैं। पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का सिरों तक ले जाने में सहायता होना, कच्चे पटसन को संशोधित करने के लिए प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य जैसे उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, और कोलकाता का एक बड़ी नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग हो जाना, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करता है। ये सभी कारण की वजह से आपके जो है इस जगह पे सबसे ज़्यादा, हुगली नदी के तट पर सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है पटसन का। ठीक है, उत्पादन और ये सभी चीज़ें। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी उद्योग से प्रश्न आपका बना है। चीनी उद्योग के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो चीनी की मिलें, गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज़्यादा समय लगने से इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। तो आपको सही कथन बताना है, और ये आपका जो कथन है बिल्कुल सही है। तो ध्यान से इसको समझ लीजिए कि गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में अगर ज़्यादा समय लग जाता है तो उसके सुक्रोज की मात्रा क्या होती है, घटने लगती है। आपको पता है कि गन्ने में आपका सुक्रोज पाया जाता है, और दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। तो ये भी बात आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैसे वही बातें आपकी यहाँ भी कही गई हैं। तो चीनी उद्योग में उपयुक्त कच्चा माल जो होता है भारी होता है, तथा धुलाई में लगने वाले समय के साथ इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। यह मौसमी उद्योग है और सहकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। अब देखिए, कुछ वर्षों तक चीनी मिल की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा होना है। तो ये दोनों ही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लौह इस्पात से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है, तो समझेंगे यहाँ पे। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है। लौह इसका, कोकिंग कोल का, सिलिका का, या फिर चूना पत्थर का। बताएंगे लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे लौह अयस्क हो जाएगा आपका, कोकिंग कोल भी हो जाएगा, चूना पत्थर भी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 आपका कहाँ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक बार समझ लीजिए। लौह इस्पात उद्योग से संबंधित जो भी फैक्ट है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, लौह अयस्क, कोकिल कोल और चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो 4:2:1 के रेशियो में ये जो है होता है, यानी कि लौह अयस्क आपका
4 यूनिट में होता है, कोकिंग कोल आपका 2 यूनिट में होता है और चूना पत्थर 1 यूनिट में होता है। इस प्रकार से इसका अनुपात फिक्स किया गया है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। यद्यपि भारत संसार का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक देश है, फिर भी हम इसके संपूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। इसलिए निम्नलिखित कारण क्या है, तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि इस संभाव्य का विकास विकसित नहीं कर पाए हम लोग लौह अयस्क का, तो ये क्या कारण इसके पीछे का रहा है। तो उच्च लागत, कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, क्रम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति और अविकसित अवसंरचना, तो ये सभी चीज़ें की वजह से जो है आपका ये प्रमुख उत्पादक देश नहीं बन पाया है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी बाकी है। तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, विभिन्न उर्वरकों तथा उनमें प्रयोग यौगिक के संबंध में नीचे दिए गए युग्म में बताना है आपको कौन सा सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है? यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक है, DAP आपका नाइट्रोजन फास्फेट और पोटास है, मिश्रित उर्वरक आपका फास्फेट उर्वरक है। तो यहाँ पे जो उर्वरक है वो आपको बताना है कि इसका यौगिक किस यौगिक के साथ उसका संबंध है। तो यहाँ पे आपका राइट क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखें सिर्फ एक ही सही था आपका, यूरिया। ठीक है, नाइट्रोजनी उर्वरक होता है इसमें, तो ये आपका ए ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। केवल एक ही आपका सही था, बाकी के दो भी आप देख लीजिए। तो यूरिया आपका नाइट्रोजनी उर्वरक तो पता ही है, DAP आपका फॉस्फेटिक उर्वरक होता है और मिश्रित उर्वरक के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास आता है। पोटास का पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है। तो पोटास की कमी है यहाँ पे, और ये आपको ये जो है पूर्णतः आयात किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि यहाँ के पोटेशियम या फिर पोटास का जो भंडार है वो हम यहाँ पे नहीं ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है इसी प्रकार से। ठीक है, चूना पत्थर, सिलिका, एलुमिया और जिप्सम। बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे चारों ही आपके हो जाएंगे। चूना पत्थर भी है, सिलिका भी है, एलुमिया भी है और जिप्सम भी है, तो चारों ही सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीमेंट उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिया और जिप्सम। तो रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। भारत में पहला सीमेंट उद्योग आपका कहाँ पे लगाया गया था, तो 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो ये हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, और अंतिम क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया, आप खुद भी देख रहे होंगे ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। एल्युमिनियम, सीमेंट, स्टील, कांच, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इनफैक्ट ये आपका EMRS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यहाँ से प्रश्न आपका बना था। तो ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, और एल्युमिनियम यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यहाँ पे प्रगालकों में बॉक्साइट के कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी हल्के लाल रंग की चट्टान जैसी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक व लचीला होता है। इसे अन्य धातुओं के मिश्रण में अधिक कठोर बनाया जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से इसमें अधिक कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, तो एल्युमिनियम ज़्यादातर मिलाया जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे चैप्टर 7 पे हम पहुँच चुके हैं। चैप्टर 7 है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, बंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पटना, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा, हर किसी को पता है कि आपका स्वर्णिम चतुर्भुज किसे कहा जाता है। तो ये आपको चार जो स्वर्णिम
राजमार्ग है वो आपको बताना है। तो बहुत अच्छे से इसका राइट ऑप्शन सबको पता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है, और तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो है वो आपका, इसके तहत गोल्डन, आपको पता है, क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़ की बात की जा रही है, जहां इसके तहत भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे बनाए गए हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कथन बताना है कौन सा सही है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। पाइपलाइन बिछाने की आरंभिक लागत अधिक होती है, बिल्कुल होती है। पाइपलाइनों को चलाने की लागत न्यूनतम होती है, तो पाइपलाइनों को चलाने की लागत तो न्यूनतम ही होती है। दोनों ही कथन सही हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही बात इसमें बोला गया है कि पाइपलाइन बिछाने की आरंभिक लागत अधिक होती है और इसको चलाने की लागत न्यूनतम होती है। वाहनांतरण देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर होती है, ये बात भी आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो कौन सा वो राज्य है बताना है आपको, जो आपके हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन है। तो महाराष्ट्र जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए कौन कौन सा जुड़ा हुआ है। तो गैस पाइपलाइन जो है गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर में जोड़ता है, और यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों तक भी जाता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो इलाहाबाद व हल्दिया के मध्य है। ये कथन आपका बिल्कुल, ये आपका मतलब युग्म सही है। और जलमार्ग संख्या 2 जो है वो सादिया व धुबरी के मध्य है, तो ये भी सही है। जलमार्ग 3 जो है वो काकीनाडा और पुडुचेरी नहर के बीच नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो है 1 और 2 आपका सही है, यानी कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में आप देख लीजिए, तीनों जलमार्ग के बारे में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। तो पहला जो है संख्या 1, ये हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा भागीरथी एवं हुगली नदी पर 1620 किलोमीटर लंबा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, किस नदी पर है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये सादिया धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। और तीसरा जो है ये पश्चिमी तट नहर, उद्योग मंडल नहर, चंपकारा नहर केरल में आपका ये है, और कुल लंबाई इसकी 365 किलोमीटर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तीनों को अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस पतन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने और मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। देखिए आपका बिल्कुल एनसीईआरटी में जिस तरह से दिया है उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनाया है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे कांडला पतन जो है, कांडला पतन, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया था। ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला एक ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, सत्य कौन सा कथन है, कथन से प्रश्न है आपका। तो कथन से प्रश्न आपका इसीलिए रहता है ताकि आप जो है अच्छे से इसके बारे में आप समझ सके कि कौन सा यहाँ पे राइट इसके बारे में दिया गया है। तो देखिए यहाँ उड़ीसा में स्थित पारादीप पतन जो है यह विशेषतः कोयले का निर्यात करता है, तो ये तो आपका गलत है।
कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पतन है, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो 2 नंबर का आपका सही है, नहीं 2 ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन में 2 होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही था। तो यहाँ पे एक पहला आप जान लीजिए कि उड़ीसा में स्थित पारादीप पतन जो है विशेषता लौह अयस्क के लिए, निर्यात के लिए फेमस है, ना कि कोयले की, ठीक है। और दूसरा कथन तो आप जान ही रहे कि कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पतन है। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण हुगली के तलछट जमाव को नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पोताश्रय है? ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, बताएंगे। तो देख सकते हैं कितना क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया और बना जा सकता है। और तो कोचीन पतन, मुंबई पतन, विशाखापट्टनम या चेन्नई। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है, तो ये देखिए कोचीन और मुंबई पतन और चेन्नई, ये तीनों आपका जो है प्राकृतिक पोताश्रय है। यहाँ पे 1, 2 और 4, 1, 2 और 3 होगा, चेन्नई तो बनाया गया, 1, 2 और 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोचीन, मुंबई पतन और विशाखापट्टनम, ये 3 आपके प्राकृतिक पोताश्रय हैं। तो कोचीन पतन, मुंबई पतन और विशाखापट्टनम, तो 1, 2, 3 आपको हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चेन्नई में आपका ये प्राकृतिक नहीं है, इसको बनाया गया। और यहाँ पे देखिए जो भी बातें इंपॉर्टेंट आपकी बताई गई है, इसको नोट करेंगे। कोचीन एक प्राकृतिक पोताश्रय है, ठीक है, जहाँ से उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद व सामान्य नौ भार का परिवहन होता है। यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको नोट करेंगे। मुंबई एक प्राकृतिक पोताश्रय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान करता है। विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है, डॉल्फिन नोज यहीं स्थित है। चेन्नई भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कांडला जो है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कच्छ की खाड़ी के सिरे पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो सभी आपको बंदरगाह से इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं, तो ये इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। पारादीप गहरा तथा लेगुन सदृश बंदरगाह है। यहाँ से लौह अयस्क कपास मैगजीन का निर्यात किया जाता है। पूछा जा सकता है कौन है जो लेगुन सदृश बंदरगाह है इसके अंदर, तो पारादीप गहरा जो है पाया जाता है। तूतीकोरिन जिसको V.O. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जानते हैं, वह गहरा व कृत्रिम समुद्री पोताश्रय है। यह समृद्ध पृष्ठ प्रदेश के साथ रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ से मुख्यतः कोयला, नमक, खाद्य तेल, पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है। और मोरमुगाओ गोवा में अरब सागर के तट पर जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखेंगे। नोट के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि एनसीईआरटी क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत 2 में तूतीकोरिन को प्राकृतिक पोताश्रय, जबकि भारत सरकार के आधिकारिक वेबसाइट जो है वहाँ पे तूतीकोरिन को कृत्रिम पोताश्रय बनाया गया है। तो कहीं कहीं पे जो है आपका थोड़ा सा फैक्ट में गड़बड़ी देखने को मिल रहा है एनसीईआरटी की, तो ये आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि जो यहाँ का ऑफिशियल है, जो भारत सरकार की आधिकारिक जो वेबसाइट है, वहाँ पे आपका तूतीकोरिन को क्या कहा गया है, कृत्रिम पोताश्रय कहा गया है। तो दोनों ही आपका मानक है। और सबसे ज़्यादा तो आपका अगर भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में दिया गया है तो इसको आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा आपका विश्वसनीय होगा, है ना। चलिए ये पूरा हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया और अब हमारा ये ख़त्म हो चुका है। ये सब सिद्धांत, मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन ये सब बन रहे हैं। ये सब इतने डिटेल में आपके नहीं पूछे जाएंगे, तो हमने पूरा
जो हमने आपसे कहा था कि क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक हम कंप्लीट आपको एनसीईआरटी कवर करवाएंगे, तो वो चीज़ हमारी हो चुकी है आज, ठीक है। तो एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में जाइए और इसको अच्छे से 2 बार 3 बार जितनी बार आप देख सकते हैं रिपीट कीजिए। रिपीट करने से चीज़ें याद रहती हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, कल फिर से मिलेंगे और जो भी आपके जीके जीएस के पार्ट हमारे बचे हुए होंगे उसको हम देखेंगे। कल जो है हम जीके जीएस की क्लास में आपका मिक्स क्वेश्चंस भी देखेंगे, जहाँ से आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कल या परसों से शायद इसमें आपका एक संविधान वाला चैप्टर बचा हुआ है, तो वो हम देखेंगे, संविधान सभा आई थिंक, मैं देख लूँगी, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो वो एक क्लास है, उसको करने के बाद हम करेंगे, क्योंकि वो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जाते हैं। तो रोज़ाना आपको जुड़ना है, 6 बजे आपको क्लासेस मिल जाती हैं। थोड़ा एक दो तीन कभी आपको हो जाता है कि क्लासेस ना मिल पाए, अगर मेरी स्वास्थ्य वहाँ पे आपकी ख़राब होती तो, वरना आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं, ये आपको पता होगा जो भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे अब विदा लेते हैं, और जितनी भी चीज़ें आपको कराई गई हैं उसको बस आप रिवाइज़ कीजिए। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।